जय हिंद। कैसे आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा पीएन संधि डायोड है वो पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं जो हमारा पीएन संधि डायोड है वो अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में कैसे काम करता है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लें। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारा देखिए बेटा, ये पीएन संधि डायोड है। अगर इसका जो पी भाग है ये उच्च विभव पर होगा और एन भाग निम्न वोल्टेज पर होगा, तो ऐसे में क्या होगा, ये अग्र अभिनत में होगा और अग्र अभिनत में ये कम प्रतिरोध लगाता है, जिससे इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक। अच्छा, इसका उल्टा अगर हमारा पी भाग क्या है बेटा, अगर हमारा पी भाग है, जो हमारा पी भाग बेटा निम्न वोल्टेज पर और एन भाग उच्च वोल्टेज पे, तो ये कहलाएगा उत्क्रम अभिनत में। और उत्क्रम अभिनत में इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग इसमें बेटा इसका यूज करेंगे। अच्छा है बेटा, अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत क्या होते हैं ये हम पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। आप इतना याद रखेंगे कि अगर ये अग्र अभिनत में तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, और अगर कैसा है उत्क्रम अभिनत में तो इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो बेटा ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा, जैसे हमारा कोई हमारा एसी सिग्नल है उसे डीसी में कन्वर्ट करेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोला है दिष्टकारी के रूप में। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, मतलब जो हमारा नेवेसी वोल्टेज होता था उसकी आधी तरंग को डीसी में कन्वर्ट कर पाता था। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे ये जो हमारा एसी नेवेसी वोल्टेज इसकी पूरी तरंग कैसी हो जाएगी, पूरी कन्वर्ट हो जाएगी डीसी में। तो मतलब यहाँ से आपको पता ही होगा जो हमारा एसी होता है वो इस टाइप से चलता है, मतलब पहले अर्ध चक्र में पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर इसके बाद अर्ध चक्र में नेगेटिव डायरेक्शन में दूसरे में जाता है यहाँ पे। ठीक बेटा, तो अब ये जब इसमें से गुजरेगा इस सिस्टम से तो हमें इस तरह से निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा यहाँ पे बेटा, इस टाइप से। अब फिर इसे हम बाद में फिल्टरों द्वारा फिल्टर करके और भी शुद्ध बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मतलब पूरी तरंग हमें प्राप्त हो जाती है। तो अब नेगेटिव वाले सारे इससे कैसे बदल जाते हैं, पॉजिटिव में हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक बेटा, तो यही चीजें हैं यहाँ पे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। अब इसका हम लोग यहाँ पे संरचना थोड़ा समझते हैं बेटा। जैसे हमारा कोई निवेशी वोल्टेज है उसी का हमें क्या करना है, दिष्टीकरण करना है। तो उसे ट्रांसफार्मर, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, इसकी प्राथमिक कुंडली से यहाँ पे जोड़ देते हैं। राइट। अब यहाँ इसकी जो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है एस, इस कुंडली के ए और बी सिरे से जो हमारे डायोड D1 और D2 हैं पीएन संधि डायोड, इनके पी भागों को कहाँ जोड़ते हैं, ए और बी से क्रमशः इस तरह से जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद जोड़ने के बाद बेटा इनके आयन भागों को आप देख रहे होंगे, इनके आयन भागों को परस्पर जोड़कर एक बिंदु एम से जोड़ देते हैं। अब बेटा इस उभयनिष्ठ बिंदु एम और इस जो हमारी देख रहे हैं आप ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस के मध्य बिंदु टी, इन दोनों के बीच में एक लोड प्रतिरोध RL को लगा देते हैं। और इसी लोड प्रतिरोध RL से बेटा क्या मिलता है, हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। यहाँ पर हम नाम थोड़ा दे देते हैं C और D। ठीक है बेटा, तो यहीं से हमें क्या मिलेगा, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा। यही भाषा हम लोग यहाँ पे लिखे देते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत प्यार से लिखेंगे बेटा। बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पक्का 100% आप यहाँ से सीख के जाओगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जो हमारे पूर्ण तरंग दिष्टकारी की जो प्रक्रिया है इसमें हमारे दो डायोड D1 और D2 को चित्रानुसार, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली एस है इसके बिंदु ए व बी से जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा हम लोग पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया में क्या करते हैं बेटा हम लोग, दो पीएन संधि डायोडों के पी भागों को चित्रानुसार ऊंचाई ट्रांसफार्मर, कौन सा बेटा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, एक एक शब्द को हम लोग बहुत प्यार से लिखेंगे बेटा।
द्वितीयक कुंडली एस के बिंदु ए व बी से जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली एस के सिरे लिख देते हैं, द्वितीय कुंडली एस के सिरे ए व बी से जोड़ देते हैं, सिरे ए व वी से जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, अब इसे क्या आपको याद करना? बिल्कुल नहीं याद करना है। क्या लिखा है? पूर्ण तरंगदिष्टकारी की प्रक्रिया में दो पीएन संधि डायोडों के पी भागों को चित्रानुसार ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस के सिरे ए व बी से जोड़ देते हैं। तो हमने जोड़ दिए बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके एन भागों को क्या किया? हमने बिंदु एम पर जोड़ दिया तथा इनके एन भागों को बिंदु एम पर जोड़ देते हैं। कहां जोड़ देते हैं बेटा? बिंदु एम पर जोड़ देते हैं। राइट, इतना तो आप कर सकते हैं। तथा द्वितीयक कुंडली एस के मध्य बिंदु, जो द्वितीय कुंडली एस दिख रही है, इसका मध्य बिंदु टी और बिंदु एम, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे? एक लोड प्रतिरोध आर एल जोड़ देंगे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो यहां पे लिखते हैं बेटा द्वितीय कुंडली एस के मध्य बिंदु टी तथा बिंदु एम के बीच एक लोड प्रतिरोध आर एल जोड़ देते हैं। इतना हो गया बेटा। अब यहां पे क्या है बेटा? जिस हमें निवेशी वोल्टेज का दृष्टिकरण करना होगा उसे हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देंगे और हमें निर्गत वोल्टेज क्या होगा? जो आर एल के सिरों पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बात भी यहां पे बता देते हैं कि जिस निवेशी वोल्टेज का दृष्टिकरण करना होता है उसे ट्रांसफार्मर की क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी से जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक यहां पे लिख देते हैं बेटा, प्राथमिक कुंडली पी से जोड़ देते हैं, राइट, यहां पे जोड़ दिया। और हमें निर्गत वोल्टेज कहां पे मिल जाएगा? यहां पे डी और सी के बीच क्या मिल जाएगा? इनके सिरों पर निर्गत वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिससे निर्गत वोल्टेज सी व डी के बीच क्या हो जाता है बेटा? प्राप्त हो जाता है। निर्गत वोल्टेज सी यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए, सी डी छोड़िए, लोड प्रतिरोधी लिख दीजिए, है ना। निर्गत वोल्टेज लोड प्रतिरोध आर एल के सिरों पर प्राप्त हो जाता है। निर्गत वोल्टेज लोड प्रतिरोध आर एल के सिरों पर क्या हो जाता है बेटा? प्राप्त हो जाता है। लोड प्रतिरोध आर एल के सिरों पर प्राप्त हो जाता है, सिरों पर प्राप्त हो जाता है। तो बेटा यहां हो गया कि नहीं? सारा कुछ लिख गया। वैसे अब देखिए कितना बड़ा लग रहा है ना यहाँ पे।
और आप इसे क्या है, आपको सब कुछ तो पता है। आपने क्या किया है बेटा, दो पीएन संधि डायोड थे, जो इसके पी भागों को आपने क्या किया, ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस के सिरों ए व बी से जोड़ दिया, और इसके एन भागों को कहाँ जोड़ दिया, बिंदु एम से, यही तो है ना। और बेटा क्या किया, द्वितीय कुंडली एस के मध्य बिंदु टी और इसके बिंदु एम के बीच में एक लोड प्रतिरोध आर एल जोड़ दिया, यही तो है। और जिसका हमें निवेशी वोल्टेज का दृष्टिकरण करना था, उसे हमने ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया, और ये हमें कहाँ मिल गया, लोड प्रतिरोध आर एल के सिरों पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो गया, राइट। तो ये सब कुछ यहाँ पे बहुत आराम से हो गया। अब हम समझेंगे कि इसकी क्रियाविधि ये बेटा काम कैसे करता है। तो अब हम लोग इसकी क्रियाविधि को समझ लेते हैं। देख बेटा, हमें जैसे जिस निवेशी वोल्टेज का दृष्टिकरण करना होगा, तो हम उसे हमने यहाँ पे जैसे लगाया, प्राथमिक कुंडली पी में लगाया, तो देखिए बेटा वो क्या करेगा, प्रथम अर्ध चक्र में कुछ इस टाइप से चलेगा, पॉजिटिव। तो यानी कि इसका जो सिरा ए है वो टी के सापेक्ष क्या होगा, उच्च विभव पर होगा, और जो सिरा बी है ये टी के सापेक्ष निम्न विभव पर होगा। तो अब ये बेटा जब टी देखिए आप, ये कैसा है, निम्न विभव पर है, ये उच्च विभव पर है। तो इस डायोड D1 के लिए आप समझिए, ये निम्न, ये कैसा निम्न, ये उच्च है, तो ये अग्राभिनत में हो गया, तो इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन यहाँ समझिए, ये निम्न विभव पर है, ये उच्च विभव पर है, तो ये हो गया उत्क्रम अभिनत, तो इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। आप समझ लीजिए बेटा, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम अर्ध चक्र में ये हो जाएगा उच्च विभव पर और ये हो जाएगा निम्न विभव पर। तो यहाँ समझिए बेटा, ये उच्च पे हो गया, ये निम्न पे हो गया, तो टी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा उच्च पे, और टी के सापेक्ष ये जो है वो निम्न पे है। तो अगर इसके लिए बात करें जो उच्च पे है, तो ये अग्र अभिनत में हो गया, और ये हो गया उत्क्रम अभिनत में, तो इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, लेकिन इसमें से नहीं होगी। तो भाई हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करें, यानी कि प्रथम आधे चक्र में क्या होगा, ये तो हो गया हमारा अग्र अभिनत में, और ये हो जाएगा उत्क्रम अभिनत में, तो इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, लेकिन इसमें से नहीं होगी। तो इसके कारण जो वैद्युत धारा मिलेगी वो सी से डी की ओर मिलेगी, और इसके कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब हम समझेंगे दूसरे आधे चक्र के लिए, तो दूसरे आधे चक्र के लिए ये उल्टा हो जाएगा। अब ये टी के सापेक्ष ए जो होगा वो निम्न विभव पर होगा, बी होगा उच्च विभव पर होगा, तो ऐसी स्थिति में ई हो जाएगा उत्क्रम अभिनत में, और ई हो जाएगा अग्र अभिनत में। तो इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, सी से डी की ओर इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो कुल मिला के यही प्रक्रिया है। तो पहले आधे चक्र में धारा इसके कारण यहाँ से मिल जा रही, और दूसरे आधे चक्र में इसके कारण ये मिल रही, लेकिन डायरेक्शन दोनों के कारण जो वैद्युत धारा की है वो सी से डी की ही हो रही है। तो इस वजह से जो पूरी हमारी वैद्युत धारा है एक ही डायरेक्शन में बहेगी, तो हमें निर्गत वोल्टेज है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक बेटा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही हम यहाँ पे बेटा इसकी क्रियाविधि में लिखे देते हैं। क्रियाविधि को बेटा हम लोग एकदम बहुत आसान शब्दों में बनाते हैं। यहाँ पे क्या हमने आपको बताया कि जो हमारा प्रथम अर्ध चक्र में क्या होगा बेटा, ए सिरा उच्च वोल्टेज पर होगा टी के सापेक्ष, और सिरा बी है वो कैसा होगा, निम्न वोल्टेज पर होगा। तो ये बात हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि प्रथम अर्ध चक्र में सिरा ए बेटा, सिरा ए क्या होगा, इस टी के सापेक्ष कैसा होगा, हमारा उच्च विभव पर होगा। सिरा ए बिंदु टी के सापेक्ष कैसा होगा, उच्च विभव पर होगा, है ना। ए टी के सापेक्ष उच्च विभव पर कैसा होगा बेटा, उच्च विभव पर, तथा सिरा वी निम्न विभव पर होगा। कैसा होगा, निम्न विभव पर होगा, ठीक बेटा, निम्न विभव पर होगा। इतना हमने यहाँ पे कर लिया है। और जब ये उच्च विभव पर होगा टी के सापेक्ष, तो जो डायोड D1 है बेटा, पीएन संधि डायोड, वो अग्र अभिनत में होगा, और ये क्या होगा, उत्क्रम अभिनत में होगा। अब ये जब अग्र अभिनत में होगा तो इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, और इसमें से नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी बात हम लोग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि जिससे डायोड D1, यानी कि जिससे पीएन संधि डायोड D1 अग्र अभिनत में होगा,
अग्र अभिनत में होगा, जिससे इसमें से धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी, राइट। और डायोड D2 क्या होगा बेटा, उत्क्रम अभिनत में होगा, तथा डायोड D2 उत्क्रम अभिनत में होगा, उत्क्रम अभिनत में होगा, होगा, जिससे इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, राइट। इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी। देखने को मिला है कि जो हमारा डायोड D1 है, इससे धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है और जबकि इससे नहीं हो रही, तो हम लोग लिख देते हैं डायोड D1 से धारा क्या है, प्रवाहित होती है किसमें, लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर, ठीक है। जिससे हम लोग लिख देते हैं, जिससे D1 से धारा RL में C से D की ओर बहती है, C से D की ओर प्रवाहित होती है, इस तरह से लिख देते हैं, प्रवाहित होती है, और निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाता है, और निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? तो वही चीज है, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि हमारा प्रथम अर्धचक्र में क्या हुआ, D1 से जो धारा मिली C से D की ओर प्रवाहित हुई। अब हम समझेंगे दूसरे अर्धचक्र के लिए, तो दूसरे अर्धचक्र के लिए बिल्कुल इसका उल्टा होगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा निम्न विभव पर और B हो जाएगा उच्च विभव पर, किसके सापेक्ष, T के सापेक्ष। तो इसमें से तो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, लेकिन इसमें से नहीं होगी, तो यही हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग लिखे देते हैं इसे कि दूसरे अर्धचक्र में, दूसरे अर्धचक्र में क्या होता है बेटा, सिरा जो हमारा क्या है B है वो T के सापेक्ष कैसा होगा, धनात्मक होगा, और A होगा T के सापेक्ष ऋणात्मक होगा। दूसरे अर्धचक्र में सिरा B क्या होगा बेटा, सिरा यहाँ पे A लिखते हैं, सिरा A कैसा होगा, निम्न विभव पर होगा, सिरा A T के सापेक्ष, सिरा A बिंदु T के सापेक्ष निम्न विभव पर होगा। कैसा होगा बेटा, निम्न विभव पर होगा, निम्न विभव पर होगा, तथा सिरा B उच्च विभव पर होगा। कैसा होगा, उच्च विभव पर होगा, जिससे क्या होगा, D1 से, D1 जो हमारा है, D1 कैसा होगा, उत्क्रम अभिनत में हो जाएगा, इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिससे D1 उत्क्रम अभिनत में होगा, उत्क्रम अभिनत में होगा, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है बेटा, प्रवाहित नहीं होगी। हम लोग उसी आधार पे चल रहे हैं जैसे अभी चले थे वैसे, तो इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी, जबकि डायोड D2 क्या होगा, जबकि डायोड D2 अग्र अभिनत में होगा, डायोड D2 अग्र अभिनत में होगा, अभिनत में होगा, जिससे इसमें से धारा लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर C से D की ओर प्रवाहित होगी, ठीक, जिससे इसमें धारा क्या होगी बेटा, इसमें धारा जो होगी, इसमें धारा, इसमें से यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें से धारा
प्रवाहित होकर प्रतिरोध RL में C से D की ओर प्रवाहित होती है इतना आप यहाँ पे बेटा समझिए, जिससे निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाता है, जिससे निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। हमें बेटा देखने को मिला है कि जो हमारा निवेशी वोल्टेज है, इसके प्रथम आधे चक्र में क्या हुआ है, डायोड D1 के कारण जो धारा प्रवाहित हुई उसकी डायरेक्शन C से D की ओर थी, और दूसरे आधे चक्र में डायोड D कारण जो धारा थी उसकी भी डायरेक्शन C से D की ओर थी। तो कहने का मतलब निवेशी वोल्टेज के पूरे चक्र में जो धारा थी वो C से D की ओर बह रही थी। अब जब धारा C से D की ओर बहेगी तो वो धारा कौन सी होगी, पूरी धारा हमारी जो होगी वो DC करंट हो गया। कौन सा हो गया बेटा, DC, क्योंकि वही एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। ठीक बेटा, तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं कि निवेशी अर्थात करके लिख देंगे बेटा, अर्थात, ये आप नई लाइन से लिख देना बेटा। ठीक है, तो अर्थात निवेशी वोल्टेज के पूर्ण चक्र में धारा RL में C से D की ओर, कहां से बेटा, C से D की ओर ही प्रवाहित होती है। ठीक है बेटा, अर्थात यह एक दिष्ट धारा है। कैसी है बेटा, दिष्ट धारा है। तो इस तरह, और इसे बेटा हमें और भी कई फिल्टरों द्वारा इसे और शुद्ध कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो धारा प्राप्त होती है वो हमें दिष्ट धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक बेटा, तो यहाँ से जो निर्गत वोल्टेज मिलेगा वो इस टाइप से मिल जाएगा। हमारा निवेशी वोल्टेज कुछ इस तरह से था, निर्गत वोल्टेज इस तरह से मिल गया। तो इस तरह से हमारे पीएन संधि डायोड ने बेटा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में अपना काम कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।